Good morning and welcome you all. In today's class, we are going to continue with goods and services tax. आज अपने जीएसटी में एक नया यूनिट को डिस्कस करेंगे, यूनिट 11, टाइम ऑफ सप्लाई. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. इस यूनिट से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है. ठीक है. सप्लाई सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इज taxable event in GST. Supply is taxable event in GST. यानी सप्लाई होने से ही जीएसटी लगाया जाएगा. सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज होने से ही जीएसटी लगाते हैं. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? यानी सप्लाई जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हुआ है, यानी जीएसटी जिस पॉइंट ऑफ टाइम में लगाना है. जीएसटी लगाने के लिए असेसेबल वैल्यू चाहिए. तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम में अपने असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो है टाइम ऑफ सप्लाई. सिंपल सा मीनिंग है, सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी. यानी सप्लाई होने से जीएसटी लगाते हैं. सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज होने से जीएसटी लगाते हैं. तो टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या? जिस टाइम पर सप्लाई हुआ है, सप्लाई का टाइम, जिस टाइम में सप्लाई हुआ है, यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम में जीएसटी लगाएंगे, असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करके जीएसटी लगाएंगे. सो टाइम ऑफ सप्लाई इज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. पीओटी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट एंड टाइम ऑफ सप्लाई इज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम में सप्लाई हुआ है, जीएसटी लगाएंगे, असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो है टाइम ऑफ सप्लाई, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. इस यूनिट में अपने डिस्कस करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है. ठीक है, क्लियर. लिखो, थोड़ा सा कंटेंट को लिखो, फिर आगे डिस्कस करना है. टाइम ऑफ सप्लाई, लिखो बेटा. एग्जाम आ गया ना, सोचने का टाइम गया. टाइम ऑफ सप्लाई is that point of time when time of supply is that point of time when the supply is deemed to have occurred. यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम में सप्लाई हुआ है. टाइम ऑफ सप्लाई इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम when the supply is deemed to occur, to have occurred. मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम में सप्लाई हुआ है. So it is that point of time
when GST is charged on supply. So it is that point of time when GST is charged on supply. We can say that assessable value is determined at this point of time. So time of supply is the point of taxation. यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम में सप्लाई हुआ है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में जीएसटी चार्ज करेंगे, असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करके उसी पॉइंट ऑफ टाइम को टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं, which is also called point of taxation, which is also called point of taxation. हम लोग को इस यूनिट में क्या डिस्कस करना है? टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना सीखना है, यानी टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीखना है। सप्लाई क्या चीज का होता है? वेरी गुड, गुड्स और सर्विसेज का होता है। तो इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस हाउ टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है? लिख रहे हो गया? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड करता है इनवॉइस पर, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पर। क्या बोला मैंने? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड करता है टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पर। गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू करना है? यूनिट 9 में डिस्कस किए थे। गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू करना है? व्हाट इज द डेट व्हेन द इनवॉइस इज टू बी इशूड? Whether supply involves movement, then removal के टाइम, नॉर्मल केस में डिलीवरी के टाइम। तो इनवॉइस कब इशू करना है? सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। Whether supply involves movement of goods, then removal के टाइम इनवॉइस इशू करना है। यानी ट्रांसपोर्टर को गुड्स जिस दिन दिया उसी दिन इशू करना है या उससे पहले। नॉर्मल केस में
डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी के पहले? तो व्हाट इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस? इफ द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, देन रिमूवल के टाइम या रिमूवल से पहले, नॉर्मल केस में डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले। करेक्ट। क्लियर? तो ये इनवॉइस इशू करने का डेट है, यानी इस टाइम तक इनवॉइस इशू करना है। रिमूवल या रिमूवल से पहले, डिलीवरी या डिलीवरी से पहले। गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू करना है? रिमूवल या रिमूवल से पहले, डिलीवरी या डिलीवरी से पहले इशू करना है। ये जस्ट याद रहेगा। नाउ व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स? ध्यान से सुनो। Whether invoice is issued on time, इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम यानी रिमूवल के टाइम या डिलीवरी के टाइम या उससे पहले इनवॉइस इशू हो गया। सो इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम। वेदर इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम, टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इनवॉइस। यानी इनवॉइस जिस दिन का है वो है टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस जिस दिन का है वो है टाइम ऑफ सप्लाई। जहां इनवॉइस टाइम से इशू हुआ है, टाइम से मतलब रिमूवल के टाइम, डिलीवरी के टाइम या उससे पहले टाइम से इशू हुआ है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस। यानी जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है वो दिन है टाइम ऑफ सप्लाई। काफी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। वही एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आएंगे। वो एग्जाम वो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आएंगे, और उनको कैसे आंसर करना है वो भी बताऊंगा। सर अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ तो? टाइम से इशू नहीं होने का मतलब रिमूवल के बाद, डिलीवरी के बाद इशू है। टाइम से इशू नहीं होने का मतलब रिमूवल के बाद, डिलीवरी के बाद इशू है। तो इन दैट केस व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वो है टाइम ऑफ सप्लाई। जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वो है टाइम ऑफ सप्लाई। Where the invoice is not issued on time, यानी इनवॉइस रिमूवल के बाद या डिलीवरी के बाद इशू हुआ है, देन इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था मतलब क्या? डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ डिलीवरी। बिकॉज डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ डिलीवरी में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वो है टाइम ऑफ सप्लाई। यानी जीएसटी अपने उस डेट को लगाएंगे जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन वही है। समझ में आया? लिखें इसको। का लिखना? चलो लिखो। लिखो सप्लाई ऑफ
गुड्स के केस में इनवॉइस should be issued before or at the time of removal or delivery, as the case may be. क्लियर? यानी इनवॉइस इस दिन इश्यू हो जाना चाहिए। कब इश्यू हो जाना चाहिए? रिमूवल के टाइम, डिलीवरी के टाइम। कंसेप्ट को जितना सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो उतना ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करो, ताकि एग्जाम में उसको आप लिख पाओ। आप अगर जीएसटी का बुक को पढ़ोगे ना, तो आपको आधा से ज्यादा चीज समझ में ही नहीं आएगा, बिकॉज उसमें लॉ का लैंग्वेज यूज किया हुआ है। यानी मैंने जिस लैंग्वेज में आपको लिखाया है, उस लैंग्वेज में आप किसी को भी नोट्स दोगे, उस लैंग्वेज में कोई भी उस नोट्स को समझ जाएगा, जीएसटी पढ़ लेगा। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करके आना। इंग्लिश में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। ठीक है? ऐसे मत लिखना सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। आपको लिखना है इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है? अब एक टेबल बनाएंगे अपने। दो कॉलम का टेबल बनेगा। व्हेन द इनवॉइस इज इशूड, एंड टाइम ऑफ सप्लाई। यानी सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, टाइम ऑफ सप्लाई केवल डिपेंड करता है, केवल और केवल डिपेंड करता है इनवॉइस पर। इनवॉइस कब इशू हुआ, इस पर डिपेंड करता है। अगर इनवॉइस टाइम से इशू हो गया, तो डेट ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर इनवॉइस लेट इशू हुआ है, यानी रिमूवल के बाद, डिलीवरी के बाद इशू हुआ है, देन जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, वो डेट इज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है? लिखो। दो कॉलम का टेबल बनाया, व्हेन द इनवॉइस इज इशूड एंड टाइम ऑफ सप्लाई। लिखो नेक्स्ट। इसमें लिख दो, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो इसमें, डेट by when invoice should be issued। हेडिंग डाल दो ऊपर में, by when invoice should be issued।
इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम का मतलब क्या? ऑन टाइम का मतलब क्या? इनवॉइस रिमूवल के टाइम या डिलीवरी के टाइम या उससे पहले इशू है? लिखो। मतलब इनवॉइस रिमूवल या डिलीवरी के टाइम या उससे पहले इशू हुआ है। मतलब इनवॉइस रिमूवल या डिलीवरी के टाइम या उससे पहले इशू है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट। इनवॉइस इज इशूड लेट। मतलब क्या? इनवॉइस इज इशूड आफ्टर रिमूवल और डिलीवरी। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। मतलब जिस दिन इनवॉइस हो जाना चाहिए था, दैट इज डेट ऑफ रिमूवल और डिलीवरी। अच्छा, ये पूरे डिस्कशन में कहीं पर भी डेट ऑफ पेमेंट आया क्या? डेट ऑफ पेमेंट यानी डेट ऑन विच रिसीवर हैज मेड द पेमेंट टू द सप्लायर। डेट ऑफ पेमेंट यानी डेट ऑन विच द रिसीवर recipient has made the payment of the invoice to the supplier। कहीं पर भी आया क्या डिस्कशन में डेट ऑफ पेमेंट? आंसर इज नो। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट का कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, ये नोट में लिख लो। नोट। टाइम ऑफ
सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट is not relevant. Date of payment by the recipient is not relevant. हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल्स को करते हैं, लिखो। फिर एग्जाम के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, डू नॉट वरी एट ऑल। लिखो एग्जाम्पल। कॉलम्स बनाना है, 4 कॉलम्स बनाओ। सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑन विच इनवॉइस इज issued, date of payment by the recipient। कौन सा कॉलम कोई काम का नहीं है? लास्ट वाला कॉलम कोई काम का नहीं है। 4 कॉलम बनाना है, सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट। हम्म, बोलो। कॉपी हो गया? चलो, पॉइंट 1, सीरियल 1 को डिस्कस कर रहे हैं। डेट ऑफ डिलीवरी Feb 7 है, यानी इनवॉइस Feb 7 तक इशू हो जाना चाहिए। इनवॉइस कब इशू है? January 29,
यानी इनवॉइस टाइम से पहले इश्यू हो गया, इनवॉइस टाइम से पहले इश्यू हो गया, यानी इनवॉइस इज इश्यूड ऑन टाइम. वेयर द इनवॉइस इज इश्यूड ऑन टाइम, टाइम ऑफ सप्लाई क्या लोगे? डेट ऑन विच इनवॉइस इज इश्यूड, January 29. तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? January 29. Date of payment by the recipient is not relevant in any case. ठीक है, लिखो आंसर. अच्छा, क्वेश्चन का एक लाइन और लिख लो. डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. बोलो, क्या आंसर है? January 29. नेक्स्ट, टू में देखो, डेट ऑफ डिलीवरी क्या है? August 1. यानी August 1 तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. इनवॉइस कब इशू हुआ है? June 29. यानी इनवॉइस टाइम से पहले इशू हो गया, विच मीन्स इनवॉइस हैज बीन इशूड ऑन टाइम. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या लोगे? डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड, June 29. फिर से विश्वास कर लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो भी अपने क्लास में सॉल्व करेंगे, और आप देखोगे इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया. वेरी गुड, करेक्ट आंसर है. डेट ऑफ डिलीवरी क्या है? November 7. यानी इनवॉइस November 7 तक इशू हो जाना चाहिए. इनवॉइस कब इशू है? December 8. यानी इनवॉइस लेट इशू है. तो जब इनवॉइस लेट इशू होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेते हैं? जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, November 7 को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, तो इसलिए November 7. अभी आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ. यस, उसी में आ रहा हूँ अंशुल बेटा, उसी में आ रहा हूँ. अब आंसर वन वर्ड का नहीं होगा. आंसर में खाली डेट नहीं बताना है कि January 29 इज द टाइम ऑफ सप्लाई. आंसर को फ्रेम कैसे करना है? एज पर CU स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस. आंसर कैसे फ्रेम करना है? जैसे मैंने आपको नोट्स लिखाया है. यानी सबसे पहले आपको ध्यान से सुन लो, आंसर कैसे फ्रेम करना है. दो आंसर एक ही डेट का है, एक ही वर्ड का है, बट फिर भी आंसर को लिखना है बिकॉज ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का आएगा. तो आपको आंसर को फ्रेम करके लिखना है. आंसर को कैसे फ्रेम करके लिखोगे? सबसे पहले लिखना है ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. यानी इनवॉइस कब इशू करना है, कब तक इशू करना है. ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब तक इशू करना है. तो आप क्या लिखोगे? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर
or at the time of removal or delivery as the case may be. बट मैं यही सजेस्ट करूंगा, ये एक लाइन में मत लिखो। यूनिट 9 में जैसे लिखाया था ना, वैसे लिखना। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइसेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। नॉर्मल केस, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। यानी ये टेबल बनाकर आ जाना, एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ मशीन, ऑयल ड्रम्स, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। सिंपली सिचुएशन और टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये टेबल बनाकर आ जाना। ये टेबल बनाकर आ जाना। ये टेबल पहले बनाना है। सर टेबल बनाने जितना टाइम नहीं बचा है, तो ये एक लाइन में लिख देना। ये एक लाइन में लिख देना, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल और डिलीवरी एज द केस में बी। टाइम नहीं बचा तो ये एक लाइन लिख लेना। टाइम अगर है तो वो टेबल बनाकर आना। यानी चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले अपने को इनवॉइस कब तक इशू करना है वो मेंशन करना जरूरी है। उसके लिए चाहे चाहे तो टेबल बनाओ या उसको एक लाइन में इस तरीके से लिख कर आओ, वो आपके टाइम अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। बट इनवॉइस कब तक इशू करना है ये लिखकर आना जरूरी है। ये एज पर सीयू इंस्ट्रक्शंस में आपको बता रहा हूं। हेडिंग क्या दोगे? ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी इनवॉइस कब तक इशू करना है। फिर क्या करना है? ये वाला टेबल बनाना है। टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल बनाना है, ये वाला टेबल। टेबल में कुछ नहीं है। इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इज इशूड लेट, डेट ऑन विच इनवॉइस इज, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, यानी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। Date on which invoice should have been issued means the due date of invoice. तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल भी बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का टेबल बनाना है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल बनाना है, फिर अपने आंसर को लिखना है। Since the invoice is issued on time, therefore time of supply is February 7. Sorry, January 29. Since invoice is issued on time, time of supply is January 29. Since invoice is issued on time, time of supply is June 29. लास्ट वाले केस में इनवॉइस इज नॉट इश्यूड ऑन टाइम, तो आपको लिखना है सिंस इनवॉइस इज इश्यूड लेट, टाइम ऑफ सप्लाई इज नवंबर 7। समझ में आया? क्या क्या करना है? तीन पोर्शन में आंसर करना है। तीन आंसर की तीन पोर्शन है। पहले ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, देन टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल, देन एक लाइन में कंक्लूजन लिखना है। सिंस द इनवॉइस इज इश्यूड ऑन टाइम, टाइम ऑफ सप्लाई इज जनवरी 29। सिंस द इनवॉइस इज नॉट इश्यूड ऑन टाइम, इनवॉइस इज इश्यूड लेट, टाइम ऑफ सप्लाई इज नवंबर 7। बस। समझ में आया? क्लियर? और सर ये भी लिख सकते हैं ना एग्जाम में को बताने की डेट ऑफ पेमेंट है ना, मतलब रेलेवेंट नहीं है नहीं नहीं, लिखने को आप लिख सकते हैं, बट वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता। नंबर नहीं कटेगा बस। तो जिसके नंबर नहीं है तो उसको लिखने का क्या? ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्लियर है। अब अपने क्या डिस्कस करेंगे?
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लिखो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ध्यान से सुनो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज से एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, बट यू नेवर नो आपके टर्म में आ जाए। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उतना टेस्ट नहीं होता। बट वही चीज है, सिलेबस में है, आ सकता है एग्जाम में, आ चुका है, आ सकता है एग्जाम में, तो कर लेना है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, पहले क्या डिस्कस करें कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है? नॉर्मल केस में विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। नॉर्मल केस में 30 दिन के भीतर इशू करना है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी के केस में विद इन 45 days इशू करना है। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है? विद इन 30 days एंड विद इन 45 days, और विद इन 45 days। नॉर्मल केस में विद इन 30 days, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी के केस में विद इन 45 days। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ध्यान से सुनो। वही दो सिचुएशन, सेम दो सिचुएशन। सिचुएशन नंबर एक, व्हेन इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम। सिचुएशन नंबर एक, व्हेन इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम। सो व्हेन इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। फिर से, where the invoice is issued on time, यानी 30 days के भीतर, 45 days के भीतर इनवॉइस इश्यू हो गया है। आपको 30 days ही याद रखो आप, 45 days एनबीएफसी का नहीं देगा एग्जाम, सीए के एग्जाम में भी नहीं देता है। आप 30 days ही याद रखो। तो इनवॉइस इज इश्यूड ऑन टाइम यानी 30 days के भीतर इनवॉइस इश्यू हो गया है। देन टाइम ऑफ सप्लाई क्या लोगे? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। Situation 2, where the invoice is not issued on time. Invoice is issued late. Late यानी 30 days, 45 days के बाद। इनवॉइस लेट इशू है, 30 days, 45 days के बाद इशू है। देन टाइम ऑफ सप्लाई क्या लोगे? इनवॉइस तो लेट इशू है, तो डेट ऑफ इनवॉइस नहीं ले सकते। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या लोगे? डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस तो लेट इशू है, तो डेट ऑफ इनवॉइस नहीं लेना है, तो क्या लेना है?
Time of supply is date of payment or date of completion of service, whichever is earlier. अभी काफी सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, डू नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं प्रोविजंस। सबसे पहले सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है? विद इन 30 डेज। इनवॉइस अगर टाइम से इशू हो गया, देन टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस से लेट इशू हुआ है, 30 डेज के बाद इशू है, देन डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। देखो, वही सेम तरीके से अपने नोट्स बना रहे हैं, और आपको भी एग्जाम में उसी तरीके से नोट्स इंग्लिश में लिखना है, ना कि इंग्लिश में। लिखो, बाय व्हेन इनवॉइस शुड बी इशूड। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज स्लैश 45 डेज ब्रैकेट में लिखो नॉर्मल केस। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज और 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? नहीं दिखाऊंगा।
So invoice is issued on time. Time of supply is date of invoice or date of payment, whichever is earlier. यानी इनवॉइस जब विद इन 30 days इशू हो चुका है, then time of supply is date of invoice or date of payment, whichever is earlier. बट अगर इनवॉइस 30 days के बाद इशू हुआ है, then time of supply is date of payment or date of completion, whichever is earlier. अब अपने इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. तो रुक जाओ, अभी कॉपी मत करो. हम्म. 4 कॉलम बनेगा. डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट. कॉपी करो फटाफट. डन.
जियो। करेक्ट। क्या बात है। हो गया कॉपी। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमाइन करके देना है। सीरियल नंबर 1, डेट ऑफ कंप्लीशन February 7 है, यानी सप्लाई ऑफ सर्विस February 7 को हुआ है, तो February 7 के विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इनवॉइस इशू कब हुआ है? January 29, यानी इनवॉइस हैज बीन इशूड ऑन टाइम। Whether invoice is issued on time, then time of supply is date of invoice or date of payment, whichever is earlier. Date of invoice January 29 है, date of payment March 10 है, दोनों में से earlier is January 29. So point of taxation is time of supply is January 29. समझ में आया? कैसा है का मतलब? इज एन इनवॉइस इशू है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। उसके 30 डेज के अंदर मतलब तो इनवॉइस पहले इशू कर दिए, क्या दिक्कत है? गिवन इंफॉर्मेशन। समझ में? नेक्स्ट सीरियल नंबर 2, August 1, डेट ऑफ कंप्लीशन इज August 1, यानी सप्लाई ऑफ सर्विस August 1 को हुआ है, तो August 1 के विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इनवॉइस कब इशू है? August 29, विच इज विद इन 30 डेज, यानी 30 डेज के भीतर इनवॉइस इशू है, यानी इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम। Whether invoice is issued on time of supply क्या होगा? Date of invoice or date of payment, whichever is earlier. Date of invoice August 29 है, डेट ऑफ पेमेंट August 2 है, तो दोनों में से कौन सा अर्लियर है? August 2। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन टाइम ऑफ सप्लाई इज August 2। सीरियल नंबर 3, डेट ऑफ कंप्लीशन November 7, यानी सप्लाई ऑफ सर्विस November 7 को हुआ है, तो November 7 से विद इन 30 डेज, November 7 से विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इनवॉइस कब इशू हुआ है? December 18, यानी इनवॉइस 30 डेज के बाद इशू है, 30 डेज के बाद इनवॉइस इशू है, यानी इनवॉइस लेट इशू है। व्हेन इनवॉइस इज इशूड लेट, टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेते हैं अपने? Date of payment or date of completion, whichever is earlier. Date of payment December 25, date of completion November 7, दोनों में से earlier is November 7, so point of taxation time of supply is November 7।
क्लियर? नेक्स्ट अपने ये डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है ना? यहां तक का डिस्कशन डन? ओके। नेक्स्ट अपने ये डिस्कस करें कि डेट ऑफ पेमेंट होता क्या है। सिंपल सा बात है, जिस दिन सप्लायर को पेमेंट मिला वो है डेट ऑफ पेमेंट। किससे मिला? बायर से, रिसीवर से, रिसिपिएंट से। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डेट ऑफ पेमेंट? डेट ऑफ पेमेंट मींस जिस दिन सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट रिकॉर्ड कर लेता है, जिस दिन सप्लायर रेसिपिएंट यानी बायर से मिला हुआ पेमेंट बुक्स में रिकॉर्ड करता है, या जिस दिन उसके बैंक में क्रेडिट हो जाता है पेमेंट। क्रेडिट मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो जिस दिन सप्लायर अपने बुक्स में पेमेंट को रिकॉर्ड करता है, या जिस दिन बैंक क्रेडिट हो जाता है पेमेंट से, विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ पेमेंट। सो व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब है जिस दिन सप्लायर पेमेंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है, या जिस दिन उसके बैंक में पेमेंट आ गया, दोनों में से जो पहले हो गया वो है डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, लिखो इसको। डेट ऑफ पेमेंट का तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से कोई कनेक्शन है ही नहीं। किससे कनेक्शन है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उस इधर में ही लिखो, एग्जाम्पल के नीचे एक दो लाइन छोड़कर लिखो, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? डेट ऑफ पेमेंट मीन्स द डेट ऑन विच supplier, date on which the payment is entered in the books of accounts of the supplier, or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier. So डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? जिस दिन पेमेंट सप्लायर के बुक्स में रिकॉर्ड हुआ, या जिस दिन सप्लायर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, दोनों में से जो पहले है, पहले का डेट है, that is the date of payment. So date of payment means the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier, or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier. अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में भी आपको आंसर कैसे फ्रेम करके लिखना है? पहले आपको बताना है व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। पहले आपको लिखना है व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। उसके लिए अपने ये टेबल दे देंगे। यूनिट 9 इनवॉइस के केस में जो टेबल बनाया था वो टेबल देना है। ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस यानी पहले आपको ये बताना है इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए। पहले आपको ये बताना है कि इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। नॉर्मल केस में विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस,
इंश्योरेंस, बैंकिंग, एनबीएफसी के केस में विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अगर एकदम 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है और ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, देन टेबल की जगह अपने सिंपली एक लाइन लिख सकते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, द इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 days from the date of supply of service or within 45 days from the date of supply of service in case of banking, insurance and NBFCs। बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा, यूनिट 9 में जो टेबल लिखाया था वही लिख कर आना है। तो पहले ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी इनवॉइस कब तक इश्यू करना है। देन उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल। ये टेबल बनाना है, यानी दो टेबल, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस का टेबल, ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस का टेबल, टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल। ये सामने जो टेबल है दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल। देन एक लाइन में कंक्लूजन डालना है, सिंस द इनवॉइस इज इश्यूड ऑन टाइम, since the invoice is issued on time, time of supply is date of invoice or date of payment, whichever is earlier. So in this case, the time of supply, that is point of taxation, is January 29. Second case में, since the invoice is issued on time, since the invoice is issued on time, the time of supply is, since the invoice is issued on time, the time of supply is date of invoice or date of payment, whichever is earlier. So in this case, the time of supply, that is point of taxation, is August 2. Serial number 3 के केस में, since the invoice is issued late, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा ना। पहले दो टेबल बना दिया, उसके बाद एक लाइन में कंक्लूजन लिखना है, since the invoice is issued late, time of supply is date of payment or date of completion, whichever is earlier, that is November 7। आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, since the invoice is issued late, the time of supply is date of payment ब्रैकेट में November 7 और डेट ऑफ कंप्लीशन ब्रैकेट में, सॉरी डेट ऑफ पेमेंट कितना है, करेक्ट। क्या लिखना है, since the invoice is issued late, since the invoice is issued late, the time of supply is date of payment ब्रैकेट में December 25 और डेट ऑफ completion of service ब्रैकेट में November 7, whichever is earlier। That is the point of taxation or time of supply is November 7, या फिर and therefore time of supply or point of taxation is November 7। समझ में आया? चलो, क्लियर है कैसे आंसर फ्रेम करना, ये अपने को क्लियर है। ठीक है, अब टाइम आ गया है कि अपने, ये यूनिट खत्म हो गया, डिस्कशन जो भी करना था इस यूनिट में डिस्कशन अपना कंप्लीट हो गया है। हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैसे निकाला जाता है वो डिस्कस किया एग्जाम्पल्स के साथ। अभी टाइम है
कि इस यूनिट पर बेस्ड अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस का पीडीएफ आपके साथ शेयर किया गया था, राइट? उसी पीडीएफ में देखो टाइम ऑफ सप्लाई का भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करने पर देखो। करें, क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन determine the time of supply of goods। Barun, a registered person, supplied certain goods to Tarun। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकाल कर देना है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स अवेलेबल फॉर अ ट्रांजैक्शन। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स 15th मार्च 2022, यानी इनवॉइस 15th मार्च 2022 तक इशू हो जाना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं अपने। इनवॉइस किस दिन इशू है? 18th मार्च 2022, यानी इनवॉइस लेट इशू है। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था? 15 मार्च 2022, बट इनवॉइस 18 मार्च 2022 को इशू है, यानी इनवॉइस लेट इशू है ना? तो व्हेन द इनवॉइस इज इशूड लेट, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इनवॉइस किस दिन इशू हो जाना चाहिए था? जिस दिन गुड्स का रिमूवल हुआ। 15 मार्च 2022 को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, तो वही डेट अपने लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। दैट इज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इज 15 मार्च 2022। लिख लो आंसर, कॉपी में आंसर लिखो। क्वेश्चन 1, आंसर आपको कैसे फ्रेम करके देना है समझ में आया? क्या क्या लिखना आंसर में, बोलो। आप बोलो, आप टू का टेबल बनाओगे? नहीं नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है करके टेबल बनाकर आ जाओगे। आप बताओ। यस, पहले ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का टेबल बने, पहले ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का टेबल बनेगा, देन टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल बनेगा, देन कंक्लूजन के लिए एक लाइन, सिंस द इनवॉइस इज इशूड लेट, therefore the time of supply is 15th March 2022। that is it। तो कॉपी में आंसर लिख लो, 15th मार्च 2022। आंसर लिख लो। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट का कोई मतलब है क्या इसमें? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पूछा है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पूछा है, तो डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट रेलेवेंट। तो बाकी जो दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन कोई काम का नहीं है। वैसे अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से डेट ऑफ पेमेंट क्या लोगे, इन दोनों में से डेट ऑफ पेमेंट क्या लोगे? करेक्ट, 25 मार्च 2022 लोगे, विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या लिखा है मैंने? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब है डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर। कौन सा डेट है वो?
25th March 2022, or the date on which the payment is credited in his bank account. कौन सा डेट है वो? 28th March 28th March 2022, whichever is earlier. तो अर्लियर वाला कौन सा डेट हुआ? 25th March 2022. So date of payment is 25th March 2022. बट क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पूछा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल। इसके लिए भी आप लोग आंसर में एक नोट लिख सकते हैं कि डेट इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। From the following information, determine the time of supply of goods. Date of removal of goods 23rd March 2022, यानी इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? 23rd March 2022 तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इनवॉइस इशू कब हुआ है? व्हाट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस? 20th March 2022, यानी इनवॉइस टाइम से पहले इशू है। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था? 23rd March 2022 तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, जिस दिन गुड्स रिमूव हुए उस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और इनवॉइस कब इशू है? 20th March 2022, यानी इनवॉइस टाइम से पहले इशू हो गया। इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या लोगे? date on which invoice is issued. Date on which invoice is issued. So date on which invoice is issued is 20th March 2022. 20th March 2022. So point of taxation, time of supply is 20th March 2022. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 20th March 2022। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पूछा है, सो डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट रेलेवेंट। इसके लिए भी आप लोग एक नोट डाल सकते हो। यानी आंसर कैसे बनाओगे? पहले ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का टेबल बनेगा, जो यूनिट 9 इनवॉइस के केस में लिखा है वो टेबल बना दोगे। फिर टाइम ऑफ सप्लाई का टेबल बनाओगे। फिर एक कंक्लूजन डालोगे, सिंस द इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम, द टाइम ऑफ सप्लाई इज 20th March 2022। फिर एक लाइन पेमेंट के लिए डाल सकते हैं कि in case of time of supply of goods, date of payment is not relevant। इस तरीके से आंसर बनाकर लिखना। क्लियर? समझ में आया? सबको क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन 3 देखो। क्वेश्चन 3 किससे, कौन से यूनिट से बताना? मेंशन द डेट फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये कौन से यूनिट से? यूनिट 10। देखा, यूनिट 10 से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यूनिट 10 से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट? सो यूनिट 10 पेमेंट से ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। मेंशन, खाली डेट्स बताना है। मेंशन द डेट फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिट स्कीम एंड नॉट अंडर कॉम्पोजिट स्कीम। नॉट अंडर कॉम्पोजिट स्कीम मतलब नॉर्मल केस में डेट ऑफ पेमेंट, मेंशन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी क्या है? तो नॉर्मल केस में केशव बोल रहे 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, और कॉम्पोजिट स्कीम में 18th क्वार्टरली बेसिस में पेमेंट करना है, 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। यानी ये वाला टेबल बनाकर आना है। कौन सा वाला टेबल?
जो यूनिट 10 में करवाया था, ये वाला टेबल। बस ये टेबल बनाकर आंसर दे देना है। दिस इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। दिस इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, नॉर्मल केस, कॉम्पोजिट स्कीम के केस में। तो आपको यही टेबल बनाना है बिल्कुल इसी तरीके से। केस, ड्यूरेशन, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ये तीन कॉलम बनाकर टेबल बनाकर देना है। ये एग्जाम्पल वगैरह नहीं देना एग्जाम में। देने से बहुत बढ़िया बात है, बट नॉट रिक्वायर्ड। डन। तो एग्जाम के क्वेश्चंस भी अपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। समझ में आया ये वाला यूनिट? किसी को कोई भी डाउट है? जिसको डाउट है दे विल स्टे बैक। बाकी सबको क्लियर है? चलो देन, वी कंप्लीटेड दिस यूनिट 11, टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी में केवल एक यूनिट और बचा हुआ है, यूनिट 12, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिटरमाइन करते हैं अपने? ये जानने के लिए कि सप्लाई इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, ये जानने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।